नमस्कार, स्वागत है आपका सीटेट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं राकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे सीटेट गुरुजी के ऊपर एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी सीरीज, और उनमें हम पढ़ रहे थे चिंतन। और हम चिंतन के जो पीछे का जो वीडियो बनाया था उससे आगे का जो बचा हुआ पोर्शन है वो चिंतन का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में चिंतन के प्रकारों के बारे में, कि चिंतन जो है वो हमने कल पढ़ लिया था कि चिंतन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे चिंतन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। कल अपन ने पढ़ा था कि चिंतन क्या होता है। चिंतन होता है, एक बार समरी बता देता हूँ हल्की सी। चिंतन होता है किसी समस्या के उत्पन्न होने पर उसके समाधान के बारे में सोचना, तर्क करना, विचार करना। ये क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। चिंतन में प्रकार में हम पढ़ेंगे, पहला प्रकार है प्रत्यक्षात्मक प्रकार। कौन सा है? प्रत्यक्षात्मक प्रकार या मूर्त चिंतन। प्रत्यक्षात्मक या मूर्त का अर्थ है कोई भी वस्तु जो व्यक्ति के सामने स्थित होना या उपस्थित होना, उसको क्या कहेंगे? मूर्त चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहेंगे। प्रत्यक्षात्मक चिंतन में प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर प्रत्येक वस्तु को देखकर क्या किया जाता है? चिंतन किया जाता है। जैसे एक बालक है, उसको किसी कुत्ते ने काट दिया वो पहले दिन, और जब दूसरे दिन बालक उस कुत्ते के बारे में जैसे सोचता है, उस सोचने मात्र से ही बालक क्या होता है? बालक डरना स्टार्ट कर देता है। क्या होता है? बालक डरना स्टार्ट कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि बालक के सामने प्रत्यक्ष रूप से उस कुत्ते की जो है वो मूर्त रूप में उस कुत्ते की जो छवि है, जो तस्वीर है, जो इमेज है, वो उस बालक के सामने बन जाती है। और वो बालक उस कुत्ते को सोचकर उसका विचार करते ही क्या हो जाता है? डरने लगता है। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है उस चिंतन को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षात्मक या मूर्त चिंतन कहते हैं। जो प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर चिंतन करता है और उसकी मूर्त रूप जो है वो उसके दिमाग के अंदर बन जाता है, और उसके हिसाब से अगर दोबारा उसके बारे में विचार करेगा तो वो जैसे उसको कुत्ते ने काट दिया, तो दोबारा जब भी कुत्ते का नाम लेगा तो वो बच्चा क्या है? डरेगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, संप्रत्यात्मक या इसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन। क्या बोलते हैं? संप्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्यक्ष वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जो मूर्त चिंतन था उसमें क्या है? प्रत्यक्ष वस्तु सामने होनी चाहिए, वो घटना घटित हुई तभी उसको आगे विचार आया तो वो डरना स्टार्ट हो गया। लेकिन अमूर्त या प्रत्यक्षात्मक जो है, जो संप्रत्यात्मक जो है या अमूर्त जिसको कह सकते हैं, इसमें सामने वस्तु का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जैसे बालक है, बालक के सामने बालक जो है वो एक जो कुत्ता है उस कुत्ते को जैसे देखा, अब वो जब भी है ना कुत्ते को दोबारा देखेगा तो कुत्ते को देखते ही क्या होगा? उसको जो है वो बोल देगा। जब कुत्ते को दोबारा देखेगा कुत्ता को, तो देखते ही क्या कहेगा कि वो कुत्ता जा रहा है या वो कुत्ता आ रहा है। या कोई भी जीव है, जैसे बिल्ली को देख लिया तो वो बिल्ली को क्या है? बिल्ली को पहचान जाएगा। ठीक है। और अपनी अमूर्त बुद्धि के रूप में, प्रत्यक्ष जरूरी नहीं है उसके सामने हो, अमूर्त रूप से भी वो उस जो जीव है या कोई वस्तु है उसको पहचान सकता है। तो ये उसका था अमूर्त चिंतन या संप्रत्यात्मक। थर्ड है कल्पनात्मक चिंतन। क्या? कल्पनात्मक चिंतन। इसमें क्या है? स्मृति के द्वारा मानसिक जो प्रतिमाओं का जो चिंतन है उसको क्या कहेंगे? कल्पनात्मक चिंतन है। इसमें कल्पनाओं के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा, जो कल्पना शक्ति के द्वारा जो स्मृति में उसके है, उसी के आधार पर वो कल्पना जगत में खोया हुआ रहता है, कल्पना करता रहता है, उसका चिंतन करता रहता है, विचार करता रहता है। तो उस प्रकार के विचार को या चिंतन को क्या कहते हैं?
कल्पनात्मक चिंतन कहते हैं। जैसे कोई लड़का है वो अपनी शादी के बारे में विचार कर रहा है, तो वो क्या है, वो एक कल्पनाशील जो चिंतन है, क्योंकि वो विचार कर रहा है, हुआ भी कुछ नहीं है लेकिन वो क्या है, विचार कर रहा है, विचाराधीन है उस पर। तो ये हो गया आपका कल्पनात्मक चिंतन। बात करते हैं फोर्थ की, सृजनात्मक चिंतन की। किसकी? सृजनात्मक चिंतन की। सृजनात्मक चिंतन क्या होता है? सृजनात्मक चिंतन है कि किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना। क्या है? सृजन का अर्थ होता है क्रिएटिविटी, किसी भी नई चीज को बनाना, किसी भी नई चीज को क्रिएटिव करना, उसको बनाना। तो इसमें क्या है, नवीन वस्तु का निर्माण करना। इसमें स्वयं ही तो समस्या उत्पन्न करता है। क्या करता है? स्वयं ही समस्या उत्पन्न करता है और स्वयं ही उसका क्या करता है, समाधान करता है। और इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो हमारे वैज्ञानिकों के अंतर्गत होता है, और जो साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक कह सकते हैं, उनके अंतर्गत होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, एक कल्पना जगत में रहकर या सृजनात्मक तरीके से एक जो किसी भी, जैसे कोई सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च करनी है, तो उस सैटेलाइट के बारे में उन्होंने पहले कभी कहीं देखा थोड़ी ना था, लेकिन जैसे उन्होंने उस समस्या को उत्पन्न किया कि ऐसा करें हम, तो उनके साथ में क्या है, एक समस्या उत्पन्न हुई, और समस्या उत्पन्न होने के बाद में वो उसी समस्या के समाधान में लग जाते हैं। तो इस प्रकार का जो चिंतन है वो क्या कहलाता है, सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। इसमें क्या है कि स्वयं ही तो क्या समस्या उत्पन्न करता है। तो वैज्ञानिकों ने स्वयं सोचा कि हम क्या है, मंगल ग्रह पर कोई मंगलयान भेजते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस समस्या को जो उत्पन्न कर लिया, और उसी समस्या के आधार पर फिर आगे समाधान किया और मंगलयान को मंगल तक पहुंचा दिया। तो इस प्रकार का सृजन वो है सृजनात्मक चिंतन जो है। फिर है तार्किक चिंतन, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है, विचारात्मक चिंतन भी कहा जाता है। तार्किक चिंतन या विचारात्मक चिंतन, चिंतन का सर्वोच्च स्तर है। क्या है? चिंतन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो आप कह सकते हो तार्किक चिंतन जो है वो चिंतन का सर्वोच्च स्तर है, सबसे उच्च स्तर कह सकते हो। इस चिंतन में तर्क के द्वारा, किसके द्वारा? तर्क के द्वारा समस्या का समाधान जो है वो किया जाता है। क्या किया जाता है? तर्क के द्वारा समस्या का समाधान, क्योंकि यह तार्किक है, और तार्किक में तर्क के द्वारा जो है समस्या है कोई भी उत्पन्न हुई तो उसका समाधान किया जाता है। उच्च स्तरीय कक्षाओं में इसका विकास करना चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य है, शिक्षक की ड्यूटी है कि वो बच्चों में इस प्रकार का चिंतन जो है इसका विकास करे, उसकी तर्क शक्ति को विकसित करे। इसके लिए उसका कर्तव्य ये है कि जो बड़ी क्लासें हैं उन क्लासों में या उन कक्षाओं में शिक्षक को क्या करना चाहिए, उच्च स्तरीय कक्षाओं में तार्किक चिंतन का विकास करना चाहिए। आगे है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो। कैसे? पहले हम देखते हैं अभिसारी चिंतन को। पहले से बने नियमों के आधार पर समस्या का हल निकालना। देखिए, कोई भी समस्या है, उस समस्या जब व्यक्ति या मनुष्य के सामने उत्पन्न होती है, किसी बालक के सामने उत्पन्न होती है, तो बालक उस समस्या को क्या करेगा, पीछे के जो नियम या तथ्य जो बने हुए हैं उन तथ्यों के आधार पर उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा और उसका समाधान कर लेगा। अब इस समस्या जो इस चिंतन में क्या होता है कि एक बिंदु पर केंद्रित होता है और बुद्धि को क्या है, बढ़ावा नहीं मिलता है। याद रखना, बुद्धि को बढ़ावा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसने जो चीज सीखी है, उसने जो चीज का जिस चीज को लर्न किया है उसी चीज का क्या कर रहा है, यहाँ यूज कर रहा है। अपनी बुद्धि से, तर्क से कोई भी कार्य, जो बुद्धि के द्वारा एक्स्ट्रा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, बुद्धि जो है उसको बढ़ावा नहीं मिलता है। जैसे कोई आपको, जैसे बालक को कोई सवाल दे देते हैं, कोई भी क्वेश्चंस उसको देते हैं, तो उस क्वेश्चन को क्या करेगा बालक, जैसे गणित का कोई क्वेश्चन दे दिया तो उस क्वेश्चन का क्या करेगा बालक, उसको जो पीछे के पढ़ाए हुए हैं उस पढ़े हुए में से बालक क्या करना चाहेगा, उसके जो नियम हैं, जो तथ्य हैं उसको पढ़ाए हैं, जो सूत्र पढ़ाए हैं, उन सूत्रों के आधार पर जो है इसको सोल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये तो क्या है, अभिसारी चिंतन है। लेकिन
कुछ बालक होते हैं अपसारी चिंतन वाले, उनको क्या है, ये चीज़ खटकती नहीं है कि एक ही सवाल को एक ही तरीके से हल करना किस में आएगा, अभिसारी चिंतन में। लेकिन एक सवाल को एक से अधिक बार हम क्या करें, एक से अधिक तरीके से सॉल्व करें, तो वो किस में आएगा, आपके अपसारी चिंतन में आएगा। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, समस्या समाधान के लिए कल्पना शक्ति का क्या है, प्रयोग किया जाता है। ऊपर अभिसारी में क्या था, कल्पना शक्ति का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हो रहा था, लेकिन अपसारी चिंतन में वो अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा नए नए जो नियम थे उनको भी साथ में लेगा, प्लस अपनी जो कल्पना शक्ति है उसका भी यूज करेगा, और यूज करने के साथ में उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेगा। उस सवाल को एक से अधिक तरीकों को करने की जो योग्यता है वो किसके द्वारा आएगी, वो आएगी आपके अपसारी चिंतन के द्वारा। वही सवाल बालक को दिया, दोबारा से अपसारी चिंतन वाले बालक को दिया, तो अपसारी चिंतन जिसमें है वो बालक क्या करेगा, उसी सवाल को 2 या 3 या 4 तरीके से समस्या का जो समाधान करने की कोशिश करेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है अभिसारी में और अपसारी चिंतन में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो चिंतन के प्रकार हैं, वो मैं एक बार दोबारा आपको समरी इसकी बता देता हूँ कि प्रत्यक्षात्मक मूर्त चिंतन भी कहते हैं इसको, प्रत्यक्ष वस्तु को जो देखकर चिंतन किया जाता है। संप्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन कहते हैं कि प्रत्यक्ष वस्तु की कोई इसमें आवश्यकता नहीं होती है। कल्पनात्मक चिंतन स्मृति के लिए के द्वारा जो है मानसिक प्रतिमाओं का चिंतन किया जाता है। सृजनात्मक चिंतन जो है नवीन वस्तुओं का निर्माण करना, और तार्किक चिंतन है सबसे सर्वोच्च स्तर का चिंतन है, इसमें तर्क के द्वारा समस्या समाधान किया जाता है। और अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन आपको बता ही दिया है। अभिसारी चिंतन जो पहले के नियम व तथ्य बने हुए उन्हीं को आधार बनाकर समस्या का समाधान किया जाता है, और अपसारी में समस्या के समाधान के लिए कल्पना शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी आपकी अभिसारी जो चिंतन के प्रकार। कल अपन ने चिंतन का बेसिक जो पढ़ लिया था, अब ये पढ़ा अपन ने चिंतन के प्रकार। अब आगे देखते हैं चिंतन के शैक्षणिक महत्व के बारे में हम क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है चिंतन का, उसमें पहले हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, उसके बाद में उसके प्रकार पढ़े, और अब जो है आगे का वो चिंतन के शैक्षणिक महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शैक्षणिक महत्व पहला देखिए, शैक्षणिक महत्व से अर्थ है कि शिक्षण में इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, अध्यापक इसका क्या प्रयोग कर सकता है। सबसे पहले कि प्रत्यक्षीकरण और अनुभव का विकास करना चाहिए। शिक्षक को जो है वो क्या है, प्रत्यक्षीकरण और अनुभव का विकास करना चाहिए। अब इसका विकास किस प्रकार से हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उनको शैक्षणिक भ्रमण करवाना चाहिए। किनको, छात्रों को क्षेत्रीय भ्रमण करवाना चाहिए, प्रयोगशाला के जो कार्य हैं वो उनको करवाने चाहिए, और प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट कार्य जो है वो उनको कराने चाहिए। इसके बाद में थर्ड अपना जो सेकंड अपना है कि रटने की प्रवृत्ति को दूर करना। शैक्षणिक महत्व में चिंतन जब बालक करेगा तो स्वतः ही जो है रटने की प्रवृत्ति वो कम हो जाएगी, क्योंकि बालक जो है तर्क और वितर्क के द्वारा विचार करते हुए किसी समस्या का समाधान करेगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में रुचि व अवधान, इसको क्या कहते हैं, इसको ध्यान भी कहते हैं, ध्यान की क्रिया। तो रुचि व अवधान का विकास भी इसके अंतर्गत करना चाहिए। नेक्स्ट है कि छात्रों में तर्क वितर्क यानी जो चिंतन करेगा तभी बालक तर्क कर सकेगा, उसके विपक्ष में वितर्क कर सकेगा, वाद विवाद जिसको कह सकते हैं हम। तो छात्रों में तर्क वितर्क वाद विवाद करने की योग्यता क्या है, विकसित करनी चाहिए। किसको, शिक्षक को छात्रों में तर्क वितर्क और वाद विवाद की जो है वो योग्यता विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अध्यापकों व छात्रों को भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। छात्र व अध्यापकों को भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्रदान का अर्थ है कि जितने अवसर हो सके उतने अवसर उनको मिलने चाहिए, जिससे उनकी भाषा में विकास हो सके, भाषा का विकास हो सके, उनमें अभिव्यक्ति की जो विकास है वो हो सके,
क्योंकि वो चिंतन करके ही किसी चीज़ को क्या है सीखने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है ऐसी शिक्षण विधियाँ, जो शिक्षण विधियाँ हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिससे एक बालक का जो चिंतन का जो विकास है वो अच्छे से हो सके। ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण विधियाँ बहुत प्रकार की होती हैं जो हमने अनेक को पढ़ी हुई हैं और आगे की वीडियो में और पढ़ेंगे। हर सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ होती हैं, अपनी अपनी अलग अलग होती हैं, कुछ सिमिलर भी होती हैं। तो ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे क्या है चिंतन शक्ति का विकास हो। किसका विकास हो? चिंतन का विकास हो। फिर है कि चिंतन हेतु छात्रों को प्रेरित करना। छात्रों को ऐसे कार्य कराए जाने चाहिए, ऐसे क्रिएटिविटी करवानी जानी चाहिए जिससे क्या है छात्रों का सृजनात्मक जो चिंतन है वो विकसित हो और उसके लिए वो प्रेरित हो। मूल्यांकन जो होता है बालकों का, उस मूल्यांकन हेतु ऐसे प्रश्नों का अधिक महत्व देना चाहिए जो विचारात्मक हो, जिसको विचार करके लिखा जाए। जैसे कोई गणित का क्वेश्चन दिया जाता है तो उस पर बालक क्या आएगा, सोचेगा, विचार करेगा, फिर उसको हल करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों का समावेश एग्जाम्स में होनी चाहिए जिससे कि विचारात्मक शक्ति या चिंतन का विकास हो सके। ये कुछ था अपना चिंतन का टॉपिक। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।